गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सीडीपी के क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हुए हैं जो आपके 1 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों के अधिगम का जब हम लगातार व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है, सतत, लगातार, व्यापक यानी कि व्यापक रूप से हर एक फील्ड का आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है बच्चे की। ठीक है ना। चाहे वो आपके क्या है भाषा के क्षेत्र से हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट के क्षेत्र से हो, चाहे वो आपके क्या स्टडी से, इवन चाहे वो म्यूजिक से हो। ठीक है ना। किसी भी फील्ड से हो आपको क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। तो उसे हम सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। उसे आप क्या कहेंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है ना। इस मूल्यांकन में हम प्रश्नों को गहराई से पूछते हैं। ठीक है ना। किस तरीके से पूछेंगे, गहराई से। और आप देखेंगे इसमें जो एनसीईआरटी है हमारी, उसने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कुछ फैक्ट इंक्लूड किए हैं, जिसमें से पहला है हमारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। ठीक है ना। आपको बताना है कि हमने जो शैक्षिक उद्देश्य क्या किए हैं, निर्धारित किए हुए हैं, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। ठीक है ना। सेकेंड आपको मेंशन करना है कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। ठीक है ना। आपने जो भी अधिगम अनुभव क्या किए हैं, शेयर किए हैं, प्रदान किए हैं, वो कितने प्रभावशाली रहे, कितने इफेक्टिव रहे। सेकेंड आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। थर्ड बात की जाती तो व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है ना। अर्थात बच्चे ने अपने व्यवहार में कितने प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को क्या है लागू किया है, इस चीज़ को क्या करना है, आपको मेंशन करना है। ठीक है ना। अगर बात की जाती है आपके ऑप्शन की, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा शिक्षण अधिगम स्थितियों की योजना तैयार करना। ठीक है ना। पहले हमें क्या करना है, शिक्षण अधिगम स्थितियों की प्लान तैयार कर लेना, जो आपके किस में आ जाएगी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आती है। ठीक है ना। सेकेंड है आपकी बच्चे की प्रगति को विभिन्न हितधारकों को बताना। अच्छा, बच्चे ने प्रगति की है तो आप क्या करेंगे, विभिन्न हितधारक हैं जो उनके मतलब खास हैं। ठीक है ना। आप उन्हें क्या करेंगे, बताएंगे, जिससे क्या हो, अदर लोग भी क्या हो, मोटिवेट हो। ठीक है ना। बात की जाती है थर्ड, बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का मानचित्र बनाना। बिल्कुल सही। आपने देखा होगा ग्राफ बनता है बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का, कितना बच्चे ने क्या किया है, प्रोग्रेस किया है। ठीक है ना। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी आप उसे कहते हैं। ठीक है ना। बात की जाती है फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थी के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, आंसर जो है इसका फोर्थ। ठीक है ना। ये उद्देश्य नहीं है, भय पैदा करके हमें उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं करवाना है। ठीक है ना। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है। ड्रग उपयोग के लिए आपको बताना है जोखिम कारक नहीं है। ठीक है ना। जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं। ठीक है ना। जिसके लिए माता पिता क्या है, उत्तरदायी तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ना हो, वो ऑप्शन आपको बताना है। बात की जाती है ड्रग उपयोग के लिए अगर बाल्यावस्था लापरवाही, तो बिल्कुल अगर बाल्यावस्था में लापरवाही की गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी, पेरेंट्स की होगी, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी की वजह से क्या वो ड्रग उपयोग कर सकता है। बात की जाती है आपकी सेकेंड, दुर्व्यवहार अगर वो करता है तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या है, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। डायरेक्ट रूप से। ठीक है ना। अगर हम अपने बच्चे की परवरिश में कहीं कमी रह गई तो वो क्या होगा, वहाँ पे दुर्व्यवहार आ जाएगा उसमें। ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना। ठीक है। ये आपका डायरेक्ट रूप से है, मतलब कि इनडायरेक्टली नहीं है। बात की जाती है सहकर्मी अस्वीकीकरण, यानी कि जो पीयर रिजेक्शन है, इसका मतलब होता है आपके दोस्तों के द्वारा, ठीक है ना, आपके कलीग्स के द्वारा क्या हुआ, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना। आपको रिजेक्ट कर दिया यानी कि आपके फ्रेंडशिप को नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो ये है आपका पीयर रिजेक्शन। तो जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होते। आपका व्यवहार आपके दोस्तों के साथ किस तरीके से है, आपकी फ्रेंडशिप किस तरीके से है। ठीक है ना। अगर वहाँ पे मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं आप, या मतलब उनके बीच क्या पीयर रिजेक्शन आ जाता है, तो इसके लिए पेरेंट्स को डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जो पीयर रिजेक्शन का कारण है वो सिचुएशन कोई और हो। ठीक है ना। फोर्थ है आपका आनुवांशिक विरासत, तो ये भी आपके पेरेंट्स की क्या है, डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। इन सभी तीनों चीज़ों के लिए पेरेंट्स डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगर बात की जाती है पीयर रिजेक्शन अगर हो जाता है तो इसके लिए पेरेंट्स को आप डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। ओके। बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की।
एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है, उसे पता है पहले से कि एक 4 पैर वाला जानवर है जो कि हिनहिनाता है, ठीक है ना, कुत्ते के मौजूदा आकार में क्या फिट नहीं हो सकता है। अगर बात की जाए कि कुत्ते के मौजूदा आकार में आप क्या करें, उस मतलब जानवर को फिट कर दें, ठीक है ना, तो आप क्या वो फिट नहीं हो पा रहा है। इस जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। बात की जा रही है कोई नई जानकारी हमें प्राप्त हुई, हमने उसको क्या पुरानी जानकारी में फिट करने की कोशिश की, तो ये आपका कहलाता है समायोजन, ठीक है ना। क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वह समायोजन की अवस्था होती है, ठीक है ना। हमने क्या किया, पुराने स्कीमा में यानी कि पुराने जो हमारी जानकारी है उस पर हमने उसको फिट करना चाहा, ठीक, तो वो हमारा क्या हो गया, समायोजन हो गया। अब बात की जाती है आत्मसातकरण, तो ये लिखा हुआ है, आप प्रॉपर तरीके से इसको रीड करें, ठीक। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस परिघटना को या इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। बात की जा रही है ओवरऑल ये है कि अगर आपने क्या है जो आज सीखा है, ठीक है ना, जो आज सीखा है वो आपको कल अगर आने वाले एग्जाम में अगर आपको क्या कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, अवरोध प्रकट कर रहा है, यानी कि वो कठिन लग रहा है उसकी वजह से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं बता देती हूँ, जो आपने मान लीजिए जो आपने क्या है आज सीखा हुआ है, ठीक है ना, अगर वो आपको कल क्या कर रहा है, कल आप कुछ और सीख रहे हैं, अगर वो आज का सीखा हुआ कल अवरोध प्रकट करेगा, ठीक है ना, कठिन लगेगा आज के सीखने के कारण, तो उसको पूछा गया कि इस घटना को आप किस नाम से जानेंगे। ये कहलाता प्रोएक्टिव इंटरफेरेंसेस, यानी कि अग्रोन्मुखी अवरोध। ये आप देख सकते हैं इंटरफेरेंसेज इन न्यू लर्निंग, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं ड्यू टू प्रीवियस लर्निंग और सिमिलर आर रिलेटेड मटेरियल, ठीक है ना, अगर आपका विरोध पैदा हो रहा है कुछ सीखने में जो आपने पहले ही सीखा हुआ है, ठीक है ना, अगर वो विरोध पैदा कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, ओके। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे की भाषा और विचार विकसित करते हैं, ठीक है ना, क्या विकसित करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। अगर अपने भाषा विचार की थ्योरी जो पढ़ी है वाइगोत्स्की की, तो आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने साफ बोला अपनी थ्योरी में कि शुरुआत में क्या होता है, बच्चे में जो विचार होते हैं, जो भाषा होती है, दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाता है फिर क्या होती है, उनके भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया हुआ है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में क्या होंगे, आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है ना, मिल जाते हैं, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं। माता पिता ने क्या किया, पेरेंट्स ने यहाँ नियम बना दिए कि आपको इन नियमों को क्या करना है, फॉलो करना है। अब उन नियमों को क्या है, बच्चे जब फॉलो करेंगे तो उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, ठीक है ना, उन नियमों को फॉलो कर सके उसके लिए क्या है, पेरेंट्स हेल्प भी करते हैं बच्चों की, ठीक है ना। तो ये जो हेल्प करना है का अनुसरण करते हैं, ठीक है ना, किस चीज़ का अनुसरण करते हैं या क्या कहते हैं इसको, आधिकारिक पालन पोषण, ठीक है ना। ऑथोरेटिव पेरेंटिंग, क्या होती है ऑथोरेटिव पेरेंटिंग, ये आप देख सकते हैं, ऑथोरेटिव पेरेंटिंग इज करेक्टराइज्ड, क्या विशेषता रखती है ये, बाय रीजनेबल डिमांड्स एंड हाई रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि यहाँ जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो क्या होंगी, बच्चे से बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। और बात की जाती है वाइल अथॉरिटिव पेरेंट माइट हैव हाई एक्सपेक्टेशन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड दे आल्सो गिव देयर किड्स द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट दे नीड टू सक्सीड, वही चीज़ बताई जा रही है जो अभी हमने पिछले डिस्कस की हुई है कि अगर आपने बच्चों के लिए नियम बनाए हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे क्या हों, उसको फॉलो करें, तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों से हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तब तो हमने उनके लिए नियम बनाए हैं, हमने एक्सपेक्टेशन रखी, हमने बच्चों से नियम बनाए। फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चे से सोचा वो 95% लाए, वो 10th क्लास में, हमने उसके लिए नियम बना दिए, फॉलो कर दिए कि आपको ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, आप सक्सेस होंगे, 95% आप लाएंगे, ओके। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्या है, आवश्यकताएं होती हैं बच्चे की कि कभी बुक्स नहीं है, कभी क्या है, कोचिंग नहीं है, कभी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोवाइड कराते यानी कि हेल्प कर रहे हैं, क्यों, बच्चा ताकि 95% वो 10th क्लास में ला सके, ओके, इसलिए।
तो ये आपकी क्या कहलाती है, वो उसी चीज़ को बोला जा रहा है आपका ऑथोरेटिव पेरेंटिंग कहते हैं। ठीक है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की इच्छा क्या है। ठीक है ना, कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की इच्छा है। ठीक है ना, अगर बात की जाती है दृढ़ता है, क्या वो दृढ़ता कार्य करने की और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की इच्छा है, साहस है या प्रेरणा है या धैर्य है, तो आप सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेट होंगे आप तो डेफिनेटली क्या होंगे, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है ना, अगर मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कार्य अधूरा रह जाएगा। भले ही हम कितना ही साहस क्यों ना हो, कितनी दृढ़ता ना हो हमारे अंदर, लेकिन क्या हो, धैर्य कितना भी हम रखेंगे, लेकिन क्या होगा, जब मोटिवेट ही नहीं होंगे हम तो उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ओके, इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, ये जो आपका दिया है प्रेरणा, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हैं। बात की जाती है अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण, उन सिद्धांतकार का आपको नाम बताना है। यहाँ पे बर्नर नहीं है, यहाँ पे ब्रूनर दिया हुआ है। राइट आंसर आपका ब्रूनर है। ओके, क्यों है कोयलर तो आप सभी को पता है। ठीक है ना, बांडूरा के बारे में पता है, आपके पावलाव भी पता है। बात करते हैं बर्नर की। बर्नर का किस तरीके का सिद्धांत है, बर्नर नहीं है, इवन वो ब्रूनर है, मिस्टेक है वहाँ प्रिंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि पियाजे की भांति ब्रूनर ने भी क्या मानसिक विकास को परिभाषित किया है। ठीक है ना, अगर बात की जाती है, इन्होंने अधिगम की क्या कुछ स्टेजेस बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं, उसका वर्गीकरण किया है। किस अवस्था में मतलब क्या है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, ठीक है ना, किस तरीके की वो क्रियाएं करेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा। विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। अगर कोई समस्या आधारित शिक्षा दी जा रही है विज्ञान में, तो उससे क्या होगा, जो भी आपके विद्यार्थी हैं उनके मन में क्या होगा, वैज्ञानिक आदतों को क्या करना चाह रही है, वो प्रोत्साहित करना चाह रही है, प्रोत्साहन दे रही है उनको, ताकि आपके अंदर क्या हो, जो आपकी सोच हो वो कैसी हो, साइंटिफिक हो। ठीक, इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत सीखने की कुछ दिशा निर्देशों का उचित वर्णन करता है। अब आपको ये बताना है कि वो जो समस्या आधारित है, अगर कोई समस्या है तो हम अगर कोई सिद्धांत वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो किन दिशा निर्देशों को क्या है, शामिल कर रही है। ठीक है ना, वो दिशा निर्देश आपको बताना है, ठीक, समस्या को समाधान करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें आपका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके चल रहा है। ठीक है ना, और भी चीज़ें आप करेंगे तो हो सकता है 1 से 2 आपके क्या है, आपके 1 से 2 फैक्ट मिल रहे हो, लेकिन क्या हो, कंप्लीटली ये 100% श्योर ना हो। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है प्रश्न पूछिए, आप इसमें एक परिकल्पना का क्या करवाइए, निर्माण करवाइए और बार बार उसका परीक्षण कीजिए। यही सबसे बेहतर उपाय है समस्या आधारित सिद्धांत में। ठीक है ना, कि हमें इन दिशा निर्देशों के अनुसार क्या करना है, कार्य करना है। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, अवधान विस्तृति। ठीक है ना, स्पैम ऑफ अटेंशन को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जो उपकरण है, तो आपको ये उपकरण है, ये तो फैक्चुअल है, आपको यहाँ याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। ठीक है ना, अवधान अगर विस्तृति है, इसको मापने के लिए जो उपकरण करते हैं वो टेलीस्कोप कहलाता है। ठीक, बात करें नेक्स्ट, पहचान अहम परा अहम जिसे हम सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है ना, एड ईगो सुपर ईगो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो आपके फ्रायड है। ओके, मनोविश्लेषणवाद के जनक जिन्हें आप कहते हैं फ्रायड को, वही है। बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 27, प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि प्रेरणा का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। आपको सिद्धांत नहीं बताना, ये बताना कि जो प्रेरणा का सिद्धांत है वो क्या कहता है। पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। सेकेंड, आपका प्रत्येक व्यक्ति में जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है, बिल्कुल होता है, आपने पढ़े होंगे मैस्लो का जो ट्रायंगल है, आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत, लेकिन आपकी प्रेरणा से रिलेटेड नहीं है, वो आवश्यकता पदानुक्रम से रिलेटेड है। बात की जाती है थर्ड, किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जो वह बनने में सक्षम होता है। ठीक है ना, ये भी आपका क्या आत्मसंतुष्टिकरण, ये भी आपका क्या आवश्यकता
पदानुक्रम का ही सिद्धांत के अंतर्गत एक फैक्ट है, ठीक है ना। बात की जाती है फोर्थ ऑप्शन, अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि जो आपकी अभिप्रेरणा है, आपको अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके परिणाम की इच्छा पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इन मनोवैज्ञानिकों में से किसने 2 आयाम, ठीक है ना, जो आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी हैं के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है हेंस आइसेंक, ठीक है ना। इन्होंने क्या है, अंतर्मुखिता और बहिर्मुखता के बारे में क्या है बताया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर अब बात की जाती है युंग की, तो युंग आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, युंग ने क्या 3 टाइप्स के दिए हैं, ठीक है ना, अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी। ठीक, बात की जाती है बात की जाती है 29 क्वेश्चन की, समावेशी कक्षा में पढ़ाना। बात की जाती है किस कक्षा में पढ़ाने के लिए, समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए। बात पढ़ाने की नहीं की जा रही, समावेशी कक्षा में पढ़ाना है आपको। शिक्षकों के लिए एक चुनौती है, बिल्कुल है, और इसमें निश्चित रूप से की आवश्यकता होती है। अगर एक टीचर अगर समावेशी कक्षा में पढ़ाना चाह रहा है या पढ़ा रहा है, तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी। फर्स्ट है आपकी प्रवृत्ति, सेकेंड आपकी प्रतिभा की, थर्ड है आपकी दक्षता यानी स्किल जो है आपके एक्सपर्टाइज, फोर्थ है आपका अभ्यास की। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी परिचित है, वहाँ पे क्या है, सब टाइप के बच्चे क्या है, सभी प्रकार के बच्चे वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं सभी प्रकार के बच्चे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर सभी प्रकार के बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, भले आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा हो, अगर आप में क्या स्किल नहीं है तो आप उस चीज़ को क्या हैंडल नहीं कर सकते। प्रतिभा की कमी होगी फिर भी चल जाएगी, लेकिन मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है दक्षता की। आपके अंदर क्या होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए कि हमें चीज़ों को किस तरीके से क्या हैंडल करना है, मैनेज करना है। सब बच्चे उनकी रिक्वायर क्या है, समझना उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सेशन ठीक लगेगा। थैंक यू टू ऑल।